हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे भैया। और क्या पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है। चलिए, तो अब जो है हमारा लेक्चर है वो है क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। 11 है क्या? 12, शायद 12th लेक्चर है। ठीक है, तो देख लेना जो भी होगा शेड्यूल में, वो तो पता ही होगा आपको। मेरे ध्यान नहीं है 11th है कि 12th है। लगभग 11-12 लेक्चर ऐसे ही हो चुके हैं। ठीक है, एक लेक्चर मैंने आपका कल लिया था और आज शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमारा क्या है, आज भी हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है। और आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब तक हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख चुके हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलगेट प्रॉपर्टीज नहीं है भैया, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये वह प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड्स करती है ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ यूट्यूब। क्वांटिटी ऑफ यूट्यूब है। यूट्यूब कहाँ से आ गई यहाँ? सर आपका दिमाग चल गया क्या? अरे सर आपका दिमाग खराब हो गया है हमें लगता है। हाँ बिल्कुल नहीं लगता है। चलो, डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट से, सॉल्यूट की क्वांटिटी से अफेक्ट होती हो या सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऊपर डिपेंड करती है। मतलब वो प्रॉपर्टी अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट घटा या बढ़ा दिया तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी असर पड़ेगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। सॉल्यूशन से क्या असर? सॉल्यूशन इसका अफेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये कोई अभी ज्यादा केस देखे नहीं गए। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप कहां स्टडी करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। किसके अंदर? डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्यों स्टडी करते हैं? याद करो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप कोई भी नेचुरल में आइडियल सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप उसे काफी हद तक डाइल्यूट कर दें तो वो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहां पर? इसका मतलब यही है, ऑलमोस्ट का साइन है। ऑलमोस्ट हम यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये चीजें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हम यहां पर ये चीजें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होती है आपके जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सॉल्यूट क्या है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूट कितना है इससे उन्हें मतलब है। आप 5 ग्राम क्या नाम ले रहे हैं? 100 ml पानी के अंदर 5 ग्राम जो है आप शुगर ले लो, या 5 ग्राम आप क्या ले लो? सॉल्ट ले लो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुगर है कि सॉल्ट है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। और क्वांटिटी तो आपको पता ही है किस टर्म्स में निकालते हैं? हम नॉर्मली मोल्स के रेस्पेक्टिव निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे। याद करो, आइडियल सॉल्यूशन जो रोड्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रोड्स लॉ का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन निकलेगा। भाई कनेक्शन निकाले ना भाई। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन किसकी? आइडियल सॉल्यूशन हमने कहाँ स्टडी किए थे? रोड्स लॉ के अंदर स्टडी किए थे। और रोड्स लॉ जब आइडियल सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं? रोड्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं। रोड्स लॉ का कुछ ना कुछ लिंक निकलेगा। और रोड्स लॉ के अंदर हमने क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को क्या लिया था? मोल फ्रैक्शन करके लिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं कि मोल फ्रैक्शन ही लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहली प्रॉपर्टीज होगी आपकी होगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एग्जैक्ट नाम बोलेंगे इसे हम, क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि वेपर प्रेशर के अंदर रिलेटिवली, कंपैरेटिवली कमी आ जाना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RLVP भी बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं? उसके बाद में बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज हो जाना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद में क्या आ गया? आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या आ जाना? डिप्रेशन आ जाना। और इसके बाद में क्या आ गया? आपके ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आ गया? ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हम क्या पढ़े? ये 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। आज केवल मैं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में ही बताने वाला हूँ। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लिया कि जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या है, किस तरह से, उससे कोई मतलब नहीं। कितना है ये उसका
डिपेंड करता है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारी जो पहली जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, आज के लेक्चर में हम जस्ट इसी को पूरा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, ये आइडियल सॉल्यूशन वाली बात इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। हालांकि आपके एनसीईआरटी ने लिख रखा कि अगर हम आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लें तो क्या है, क्यों फलाना ठिकाना, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रखा, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो यही है आपकी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ मुझे, याद करो रॉल्स लॉ को, याद करो वो दिन जब तुमने पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की कसम खाई थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मींस के RLVP है। चलिए याद करो प्यारे बच्चों, जब हम आपको रोड्स लॉ बता रहे थे, जब मैं आपको रोड्स लॉ पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको वहां पर दो केस बताए थे। एक तो जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे थे, ऐसा सॉल्यूशन बनाया था आपने, और दूसरा कब, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे थे। तो मैंने बताया था आपको कि उस टाइम पे वेपर प्रेशर के अंदर कमी आ जाती है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है आपको, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये पढ़ा हमने वहीं था, दो केस थे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। इसे चाहे वहीं जोड़ लेना, चाहे ये अलग से कर लेना, बात एक ही, कितना है, किस तरह है, ये हम आज देख रहे हैं। वहां तो हमने केवल जस्ट पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज पढ़ते हैं। अच्छा देखो, लेट अस सपोज मैं ए वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। बी नोटेशन किसके लिए आएगा, वो सॉल्यूट के लिए देखने आएगा, और सॉल्यूट आपका क्या है, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही स्टडी करते हैं। सॉल्यूट की क्वांटिटी के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। इसमें तो खासकर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में तो एटलीस्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही होना चाहिए। बाकी आगे के केस हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब लेट अस सपोज मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, जो क्या है, जो कि लिक्विड ए है, और वो लिक्विड ए चूंकि वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है आपका, ये चूंकि वोलेटाइल लिक्विड है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेपर मौजूद होंगी यहाँ पर इसके अंदर, और वो वेपर इस सरफेस के ऊपर क्या लगा रही होंगी, वो वेपर जो है इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, और इस सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल आपको देखने मिलेंगे वे सब किसके देखने मिलेंगे, ए के ही देखने मिलेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये क्या था आपका सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्यूट आपने सॉलिड ले लिया, नॉन वोलेटाइल ले लिया, आपने जैसे इसके अंदर सॉल्यूट डाला तो पहले सरफेस पे कितने पार्टिकल है, देखो ये हाफ ब्लैक हो गए, ठीक है ना, ये हाफ ब्लैक हो गए, क्लियर है। ये ले लो, सरफेस पे कितने पार्टिकल थे आपके, उनमें सॉल्यूट डालते ही सॉल्यूट ने भी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। जैसे सॉल्यूट ने सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, तो पहले लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल थे, तो अब कितने हो गए, अब सरफेस के ऊपर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, रहेंगे तो अब भी 7 ही, ठीक है ना, रहेंगे तो अब भी क्या 7 ही, लेट अस सपोज 7 ही मान लो। लेकिन उन 7 में से 1 2 3 पार्टिकल किसके आ गए आपके, 3 पार्टिकल आ गए आपके किसके, बी के आ गए, किसके आ गए, ये बी के आ गए, ये ए के आ गए, ठीक है। 3 पार्टिकल किसके आ गए, बी के आ गए, 4 किसके आ गए, ए के आ गए। पहले ए के कितने थे प्योर कंडीशन में, प्योर कंडीशन में ए के थे, कितने थे आपके, 7 पार्टिकल थे, और उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर था अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या था, पी प्रेशर इज पी ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये तो आपने पढ़ा ही था। तो लेट अस सपोज यहाँ प्रेशर कितना लग रहा, पी नोट ए, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए की वैल्यू आ गई पी नोट ए एक्स ए, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्लियर है, कोई बात है यहाँ पर। अब क्या वो वेपर प्रेशर में क्या हो गया, यहाँ पर वेपर प्रेशर में कमी आ गई। क्यों आ गई कमी, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने भी उस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर में कमी है, कितनी कमी है उसको हम बोलेंगे चेंज इन वेपर प्रेशर, और चेंज के लिए वर्ड यूज लगाते हैं हम डेल्टा पी का। कितना वर्ड यूज लगाते हैं, डेल्टा पी का। तो पहले वेपर प्रेशर कितना था, पहले वेपर प्रेशर देखो पी ए, अब वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में क्या था, यहाँ पर पी नोट ए था, वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में क्या था, यहाँ पर पी नोट ए था, लेकिन अब यहाँ पर रिड्यूस हो गया, तो अब क्या होगा, अब जितने ए के वेपर प्रेशर ए कितना होगा, जितने यहाँ पर ए के पार्टिकल होंगे, तो उस कंडीशन में ये आई थी इक्वेशन, सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया वहां पे, ठीक है, उस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकालोगे भैया, जब प्योर है कंडीशन, प्योर कंडीशन में मोल फ्रैक्शन निकालोगे कि नहीं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ही तो निकालोगे ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अब जितना मोल फ्रैक्शन ए का है उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब यही कहानी यहाँ घटी, ये घटी। अब पहले
पहले प्योर कंडीशन में कितना था, प्योर कंडीशन चेंज देखो कितना था, पहले कितना था पी नोट ए, बाद में कितना हो गया पी ए, क्योंकि घटा तो घटने की वजह से पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा हुई, पी ए से नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो ये आगे इक्वेशन आपके सामने के डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, प्योर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आ रहा है, और जो कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नो डाउट पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है, क्योंकि प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब पी ए की वैल्यू क्या कर दो, यहां चिपका दो, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स ए आ गया, कुछ कॉमन आ रहा क्या, पी नोट ए कॉमन आ रहा, क्या कर दो 1 माइनस एक्स ए कर दो। अच्छा एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन में एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है। अच्छा 1 माइनस एक्स ए, अगर आप एक्स ए को इधर ले जाओगे तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, एक्स ए आ जाएगा मतलब एक्स बी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज कहाँ हो गई, एक्स बी के अंदर हो गई। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितना आ गया, पी नोट ए और एक्स बी, ये आ गया आपका डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी क्या आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, चेंज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड हुआ कितना, कितना वेपर प्रेशर चेंज होगा, वेपर प्रेशर इतना चेंज होगा जितने मोल्स आप सॉल्यूट के वहां पर ऐड करोगे, बी मतलब सॉल्यूट, जितना आप सॉल्यूट डालोगे उसी के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर चेंज होगा। प्योर से कितना होगा उसकी एक फ्रैक्शन निकालते हैं, तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बी की वैल्यू आ गई डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ये इंपॉर्टेंट है, और यही क्या है आपका, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर एल वी पी, यानी कि कितना वेपर प्रेशर के अंदर प्योर के रेस्पेक्टिव, रिलेटिव मतलब कंपेयर, यानी प्योर के कंपैरिजन में नेट कितना वेपर प्रेशर चेंज हुआ, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के आपने कितने ऐड किए। समझ में आई बात, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट, माइंड में ध्यान ये रखना कि ये आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट का कि कितने वेपर प्रेशर में कमी है, तब आप वैल्यू क्या रख देंगे, ये रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ए का पूछ सकता तो यहां से तो है ही डायरेक्ट ये कि पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स ए निकालना पड़ेगा, देखो कुछ भी कर रहा हूं, आई बात समझ में, ये देख सकते हैं आप, यानी आपको कुछ ना कुछ 2-3 वैल्यू देगा वो, और एक वैल्यू निकालने की बात आपसे करेगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं सिंस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स बी की वैल्यू होती है कि टोटल मोल में एन बी के कितने मोल हो गए, यानी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हो गए, वो क्या हो गया, वो एक्स बी के बराबर आ गया। तो एन बी बराबर में ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन ए प्लस एन बी भी लिख सकता हूं क्या, कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या, नहीं बिगाड़ लेगा। ये एक्स बी की वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को क्या पुट कर दो, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए के बराबर आ गया। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक के, ये इक्वेशन आपके सामने क्या होती है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर निकल के आती है। या फिर इसे हम किसके बराबर लिखते हैं, इसे हम लिख लेंगे एक्स बी के बराबर लिख लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं, या तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो या आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए हमें मोल निकालना हो, मोलिकुलर वेट निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मैंने कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट के कम है, तो ये एनबी क्या है, एनबी सॉल्यूट है, क्योंकि कंपेयर यहां पर एन ए प्लस एनबी का है, यानी एन ए में इतनी क्वांटिटी कम है, अगर एन ए में आप उसमें सॉल्वेंट की सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमने क्या मान लिया, एन ए का अमाउंट यहां पर काफी बड़ा है एन बी से, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, तो हमने इसे निगलेक्ट कर दिया। तो एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स बी की वैल्यू बराबर आ गई एन बी अपॉन एन ए के बराबर, आपको यहां पर देखने मिल गई। क्या हो गया, ये एन बी अपॉन एन ए के बराबर आपको ये वैल्यू यहां पर एक्स बी की देखने मिलती है। एक वैल्यू आपके सामने ये आ गई, यानी अगर आपको कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने निकाले होंगे, एक्सबी की वैल्यू, जैसे भाई अगर आप एक्सबी की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो किसकी वैल्यू आएगी, आरएलवीपी की वैल्यू, ये है आरएलवीपी, ठीक है। एक्सबी को क्या बोल सकते हो आप, आरएलवीपी भी बोल सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। एक्सबी की वैल्यू आप इस फॉर्मेट में निकाल लोगे, मतलब अल्टीमेटली किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, आरएलवीपी की। तो यानी आरएलवीपी निकालने के बहुत सारे मेथड हो गए, या तो आप एक्सबी निकाल लो कितना है, या आप एनबी अपॉन एनए निकाल लो कितना है, या आप डेल्टा पी अपॉन पी नोट है, यानी 3 तरीके तो आपको दे दिए। चलो एक और चौथा तरीका बताता हूं आपको। अच्छा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, होता है क्या। चलिए अब अगर मैं एक्स बी की वैल्यू रखूं यहां पर, तो एन बी की वैल्यू क्या होगी, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू
Na अपॉन में नीचे क्या है, Na मतलब वेट ऑफ ए, और अगर मैं नीचे यहाँ मोलिकुलर वेट ऑफ ए लिखूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ आपके ये ए आ जाएगा। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आपको सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट देते हैं कि आपने कितना सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट देना है, कितना निकालना है, उसके रेस्पेक्टिव आपको बात करना है। अच्छा, ये बराबर ऐसा नहीं किसी के बराबर होगा, ये बराबर इसके डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए के बराबर ही भी आ सकता है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ यहाँ से कसरा ना तो लिखवाया नहीं, एक्स बी को छोड़ो, आप इसमें रिलेशन निकालना ढूंढ दो। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस कंडीशन में मैं इन दोनों की कंडीशन में बता रहा हूं आपको कि इन दोनों की कंडीशन में अगर आपको बताना है, आपको सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का वेट दे दिया, सॉल्यूट का वेट WB दे दिया, और आपको ये नहीं पता कि सॉल्यूट क्या ऐड किया, तो उस कंडीशन में आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा ना। निकालने के लिए तो अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा तो इसे यहां लिया और इसे जस्ट यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज कर दो, नहीं कर दो इसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन एक्स बी और मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए। ये आपका यहां पर निकल कर आ गया है प्यारे प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? क्लियर है भैया? ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आई? तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना। अब आपसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, वो निकाल दोगे। सॉल्वेंट पूछेगा, अरे भैया कुछ भी पूछ ले तो आप बता दोगे। ये इतनी आसान कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP। ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि प्योर कंडीशन में P नोट ए था, बाद में कितना रहेगा, वो प्रेशर चेंज रहेगा, कितना रहेगा PA, और वो कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि XA के वेपर फॉर्म में मोल्स कितने होंगे, XA कितना होगा। इसका डेरिवेशन हमने रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले पढ़ा था, PA इक्वल टू P नोट ए XA। चूंकि P नोट ए की वैल्यू बढ़ी है, PA की वैल्यू क्या है, कम है, घट गया, तो चेंज कितना हुआ उसको हमने निकाला, डेल्टा P से डिनोट किया। P नोट ए माइनस यहाँ पर PA की वैल्यू रख दी, P नोट ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस XB, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर चेंज होगा ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन कितने हैं, कितना वेपर प्रेशर चेंज होगा ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने ऐड किए। और यही सारी चीजें करके आप अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग निकाल सकते हैं। अब जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, मेरे समथिंग याद है, मैं ये फॉर्मूला छोड़ रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला छोड़ रहा हूँ, और इसी का अकॉर्डिंग इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, मिट गया, बस देख लो, ले लिया होगा। आज मैं डस्टर लेने गया था, जब पॉज करके ले लेना, ठीक है, लिखते भी रहना। चलो अब एनसीईआरटी ने आपको दे रखा कि पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से एक सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट दे रखा। सॉल्यूट का है बी है, तो डब्ल्यू ऑफ बी कितना आ गया, 5 है, 0.5 ग्राम है शायद, नहीं 5 ग्राम है शायद, ठीक है। 5 ग्राम WB की वैल्यू दे रखी, ठीक है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा, बेंजीन दे रखा 1272 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बेंजीन कितना दे रखा, 78 ग्राम पर मोल दे रखा। आई बात समझ में? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी निकालना है आपको, सॉल्यूट का वेट निकालना है आपको, बचा क्या, और वेट ऑफ ए कितना दे रखा, यानी सॉल्वेंट का जो बेंजीन दे रखा, बेंजीन का वेट कितना लिया आपने, 39 ग्राम लिया। ये 4 वैल्यू दे रखी, उसके अलावा 0.850 बार ये किसकी वैल्यू दे रखी, P नोट ए की वैल्यू दे रखी, बेंजीन का प्योर कंडीशन में दे रखी। सॉल्यूट ऐड करने के बाद में वैल्यू कितनी दे रखी, ये दे रखी आपको 0.845 बार, यानी चेंज होने के बाद में प्रेशर इतना ऑब्जर्व हुआ, प्योर कंडीशन में इतना था। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया, इतना ऐड किया। मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से निकाला, बेंजीन गिवन है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी निकालना है, वेट ऑफ ए 39 ग्राम दे रखा। अब देखो आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को, अच्छा डेल्टा पी की वैल्यू क्या था, डेल्टा पी की वैल्यू है P नोट ए माइनस PA, यही है ना, अपॉन P नोट ए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो तो अब इस फॉर्मूले को और इसको रिलेट कर दो, इसको इसको रिलेट कर दो। हम जानते हैं वी नो दैट डेल्टा P अपॉन P नोट ए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी और इनटू वेट ऑफ ए आ गया। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, P नोट ए माइनस PA अपॉन P नोट ए। तो P नोट ए कितना आ गया, 0.850 माइनस 0.845, P नोट ए माइनस PA अपॉन P नोट ए कितना आ गया, 0.850। वेट ऑफ बी कितना आ गया, यहाँ पर वेट ऑफ बी दे रखा आपको 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना है, 78 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के जो हमने मॉलिक्यूलर वेट उसको हमने M मान लिया, और सॉल्वेंट का जो वेट दे रखा आपको कितना दे रखा, 39 ग्राम। तो 39 दूनी 78, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 10/m, तो ये वैल्यू आ गई। ये कितनी वैल्यू आ गई, 0.5 ही है भाई वो, ठीक है ना, वो 0.5 ही ग्राम ऐड कर रखा है इन्होंने शायद,
हाँ 0.5 ही है वो, ठीक है। इसका वेट ऑफ भी कितना है, 0.5 है। चलो वो तो 5 ले लो, 0.5 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा एग्जैक्ट है, वो तो आप अपने उससे कर लेना। ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 0.5 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 10/m। m इधर ले लो, 0.5 इधर ले लो, ये ऊपर चला गया तो m की वैल्यू कितना होगी 0.850 इंटू 10 अपॉन 0.5 ले लो, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर देना, जो भी आएगा, ठीक है। ये आपको मास निकल गया किसका, ये आपका सॉल्यूट का मास निकलकर सामने आ गया आपके। आई बात समझ में। तो ये तो था आपके रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि क्या थी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। उम्मीद थी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बड़े आसान से करके समझाने की कोशिश करी। इंपॉर्टेंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरे डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर स्टडी किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर वे जनरली आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। उसके हिसाब से रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, उस अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि कौन सी होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में, कौन सी होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। चलिए तो पढ़ते रहिए भैया, मेहनत करते रहिए, घरों के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलो भैया, काम हो तो ही घर से बाहर निकलो। स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। कभी कहीं कोई हादसा, 14 मजदूर आज ट्रेन से कट कर मारे गए, ठीक है, ट्रेन से कट गए बेचारे, पटरी के ऊपर आराम कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा अभी कल 4 जगह पे आग लगी, कल 4 जगह पे फायर, मतलब आपके बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर हमसे बहुत नाराज़ है, नेचर को हमने काफ़ी टॉर्चर कर दिया, नेचर को हमने डिस्ट्रॉय ज़्यादा कर दिया। किसी के ऊपर ब्लेम डालने से कुछ नहीं होना बेटा, नेचर रिवेंज अपना लेके ही मानती है। 2 इंसिडेंट बहुत बड़े हुए लास्ट ईयर। एक तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो 17-18 महीना 20 दिन के आसपास आग लगी वहाँ पर। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 1 बिलियन पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, ख़त्म हो गई। ये नेचर को मान सकते हैं आप, ये मजाक की बात नहीं, ऐसा लग रहा है सर हाइपोथेटिकल बात है। नेचर रिवेंज ज़रूर लेती है, समझ में आ रही बात। नेचर को डिस्ट्रॉय, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे, पहाड़ काट काट के हमने पता नहीं क्या क्या करके सीन कर दिया, वहाँ से पहाड़, नदी, नाले, झरने। अब देखो यार, ओजोन भी हील हो गई यार, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से ओजोन खुद को हील कर गया। जो ओजोन का 1 लाख स्क्वायर मीटर का जो मील का जो वो था ना, 1 लाख स्क्वायर मील का जो सुराग जो अंटार्कटिका के ऊपर से दिखाई पड़ता था, वो भी ढक गया। एयर पॉल्यूशन खत्म हो गया, वाटर पॉल्यूशन कम होता जा रहा है। आई बात समझ में। तो भैया मेरा कहना यही है कि प्लीज़ आप घर के अंदर रहो, घर से बाहर ना निकलो, बिना मतलब घूमने इधर उधर मत जाओ। रिलेटिव्स हैं अगर आपके घर के आसपास के, हम अपने सुबह गए अपने रिलेटिव्स के आगे, शाम क्या कर रहे हो भाई, बिना मतलब क्यों घूम रहे हैं आप लोग, ज़रूरी है क्या ये काम, नहीं। बचो इन चीज़ों से, क्यों अपने आप को बार बार आप इस चीज़ को, इस मुसीबत में झोंक रहे बिना मतलब का। खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी का आपके घर में से हो गया तो बेटा 14 दिन घर से अलग रहोगे, अगर हो गया तो अलग बात है, बहुत बुरी स्थिति है। आई एम सॉरी अगर मुझे मेरे वर्ड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, समझते हैं आप इसकी सीवियरिटी को। लेट अस सपोज अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माइंस, ठीक है, मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मुझे अगर कोरोना वायरस हो गया तो मुझे क्या होगा, सबसे पहले मुझे ले जाकर आईसीयू में डाल देंगे, अलग थलग बिल्कुल। मेरे घर के मेरी केयर नहीं कर सकते, मेरे घर का खाना मैं नहीं खा सकता, मैं अपने घर वालों से बात मैं नहीं कर सकता, उन्हें मैं नहीं देख सकता, वे वहाँ नहीं आ सकते, मैं अपने घर नहीं जा सकता। और अगर मैं ठीक हो गया तो घर आऊँगा, ठीक ना हुआ तो, डेड हो गया, मर गया तो मेरी बॉडी भी मेरे घर वालों को नसीब नहीं होगी। आप इस चीज़ की सीवियरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, काम हो तभी बाहर निकले, ज़रूरी काम है यार। बाजार में बिल्कुल आप मार्केट से सामान परचेज करते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं, अपनी दवाएं भी लाने, कुछ भी ज़रूरी काम हो सकता है, आप जा सकते हैं मार्केट में, कोई परमिशन, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में। और इसके ऊपर ये दलील मत देना कि सर गवर्नमेंट ने शराब के ठेके खुलवा दिए, क्या वहाँ से नहीं हो रहा, वो अलग चीज़ है। कोई आदमी क्या कर रहा है इससे हमें क्या लेना देना। हाँ उसका फैसला, गवर्नमेंट का फैसला हमें अफेक्ट करेगा, लेकिन अपनी तरफ से खुद तो बचाओ। क्यों अपने आप को सर्व कर रहे हो, मत निकलो घर से बाहर। तो इसीलिए मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, घूमना फिरना बंद करो। ये नहीं है कि अगर आपकी सिस्टर आप ही के शहर के अंदर रहती है, आपके भैया आप ही के शहर के अंदर रहते हैं, आप जा रहे हैं वहाँ घूमने के लिए, बिना मतलब कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, जस्ट आप उठे और वहाँ चले गए। इस बात को जानने के बावजूद कि आपके एरिया में केस बहुत ज़्यादा है, गलत बात है बहुत। आई बात समझ में। चलिए खैर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।